फेमस अमेरिकन फुटबॉल कोच विंस लोम्बार्डी ने कहा था, किसी भी सक्सेसफुल इंसान और सक्सेस को पाने वाले लोगों में ताकत या ज्ञान का अंतर नहीं होता है। सारे नतीजे इंसान की विल तय करती है। जब हम इस बारे में सोचते हैं तो हमारी रगों में एक बिजली सी दौड़ने लगती है। एक पल के लिए ही क्यों ना सही, हमें दुनिया में सारी चीजें आसान लगने लगती हैं और हमारे अंदर एक हिम्मत आने लगती है। हम लाइफ की किसी भी स्टेज में क्यों ना हो, हमारे अंदर उम्मीद के जागने से हम मुश्किल से भागने के बजाय उससे लड़ने के बारे में सोचने लगते हैं। जब हम चैलेंजेस फेस करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पता होता है कि हमारे बस में कितना है, लेकिन फिर भी ह्यूमन हिस्ट्री में लोगों ने ऐसी चीजें अचीव की हैं जो शायद आप सोच भी ना पाएं। जब हमारी फिजिकल और मेंटल लिमिट ड्रेन हो जाती है, तब ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है? इस एलिमेंट का नाम है विल। आप जिंदगी की जंग में कितनी देर टिक सकते हैं? अपनी लिमिट्स को सरपास करना और सारे ऑड्स को पार करने के बाद जीत हासिल करना हम इंसानों की पुरानी आदत रही है। और यह एस्पेक्ट लाइफ के बड़े इवेंट्स में ही लागू नहीं होता। जिम में आखिरी सेट का आखिरी रैप मारने से लेकर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई तक विल का अपना रोल होता है। आपकी विल आपकी जिंदगी को बहुत से एस्पेक्ट्स में बेहतर बनाने में हेल्प करती है। आप इसके सहारे केवल अपने क्लच मोमेंट्स में गोल्स ही अचीव नहीं करते, बल्कि हर फील्ड में इंप्रूवमेंट महसूस करते हैं। गोल्स को अचीवेबल बनाने और रेजिलियंस को डेवलप करने में विल का बहुत बड़ा हाथ है। साथ ही साथ इससे हम अच्छी हैबिट्स अपने अंदर ला सकते हैं जो हमें सही डायरेक्शन में जाने में मदद करेंगी। ये पॉइंट अच्छी और बुरी आदतों में बराबर तरीके से लागू होता है। आप किसी अच्छी आदत को अपनाना चाहें या फिर किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहें, दोनों ही केसेस में आपको विल का इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। विल की क्वालिटी आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में और पर्सनल डेवलपमेंट में काफी मदद करती है। इसी के साथ आप विल के जरिए प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर रख सकते हैं और असली एक्शन से अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। ये सारे फायदे हमें सुनने में काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर इनके पीछे कोई कहानी ना हो तो सब कुछ केवल कॉन्सेप्चुअल नोट ही है। इसलिए आज हम आपके लिए कोई क्लास का लेक्चर नहीं लाए हैं। हम आपके लिए असली लोगों की असली कहानियां लाए हैं, जिनकी हेल्प से आपको विल की ताकत और उसके बारे में बहुत अच्छे से समझ आएगा। हम आपके सामने कुछ लेजेंडरी किस्से पेश करेंगे और मजे की बात यह है कि हमें ये लेसन्स अलग अलग फेसेस में देखने को मिलेंगे। आम आदमी से लेकर स्पोर्ट्स पर्सन तक हम हर पॉइंट को कवर करेंगे। ये एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये है असली लाइफ। और असली लाइफ में केवल असली विल और स्पिरिट ही काम आता है। हमारे साथ जुड़िए और तैयार हो जाइए इस सफर के लिए। लेट्स गो। बेटा, विल पावर को अक्सर एक ऐसी एबिलिटी के साथ देखा जाता है जिससे हम पल भर में टेम्पटेशन को ओवरकम करते हैं और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने पर काम करते हैं। इस वैल्यू का हमारी लाइफ को शेप करने में काफी बड़ा रोल है। ये एक ऐसी फोर्स है जो हमें चैलेंजेस के सामने भी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है और हमें मजबूत बनाती है। इससे हमें इनर स्ट्रेंथ मिलती है और हम अपने रास्ते पर चलने के लिए फिर से उठते हैं। विल पावर लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स में सक्सेस के लिए एक फाउंडेशनल एलिमेंट के रूप में काम करती है। हमें अक्सर ऐसे टास्क्स फेस करने पड़ते हैं जिनमें रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन की डिमांड होती है। अब आप किसी टाइट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, किसी मुश्किल सवाल का जवाब खोज रहे हो या फिर किसी तरह एक डायनामिक काम कर रहे हो। इस सब को पार करने के लिए हमें एक ड्राइविंग फोर्स की जरूरत होती है। तुम आज भले ही हार गए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोबारा उठ नहीं सकते। हम सभी को लाइफ में सेटबैक्स फेस करने पड़ते हैं और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन अगर हम गिरकर उठना ही ना चाहें
तो हमारी लाइफ एक ही जगह रुक जाएगी। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना बेटा? दुष्यंत अपने पोते आरव को समझाते हुए कहते हैं। लेकिन इनके बीच ऐसा कॉन्वर्सेशन क्यों हो रहा है, आइए समझते हैं। आरव दिल्ली के मालवीय नगर के सेंट जोसेफ स्कूल में 7वीं क्लास में पढ़ता है और हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आता है। पढ़ाई के साथ ही आरव स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छा है और इसके चलते वो पूरी दिल्ली के अलग अलग स्कूल्स में कॉम्पिटिशन्स और इवेंट्स के लिए जाता रहता है। इस सफर में उसके दादाजी दुष्यंत हमेशा उसके साथ रहते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। आरव के माता पिता वर्किंग पेरेंट्स हैं, जिसके चलते वो अपने बच्चे के साथ ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे। ऐसी सिचुएशन देखकर दुष्यंत ने अपने पोते को सपोर्ट करने का फैसला किया। दुष्यंत अपने पोते के साथ पिछले 2 साल से ये शेड्यूल फॉलो करते आ रहे थे और अब ये उनके लिए एक हैबिट बन गई थी। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। दुष्यंत इस वक्त तक 70 साल के हो चुके थे और कुछ वर्ष पहले उन्हें ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारी का झटका लगा था। जब ऐसा हुआ तो उनके शरीर ने ठीक तरह से काम करना बंद कर दिया था। वो अपने हाथ पैरों को मूव नहीं कर पाते थे और उन्हें बोलने में भी दिक्कत होती थी। साथ ही जब वो खाना खाने की कोशिश करते थे तो उन्हें फंदा लग जाता था। उनके दिमाग में काफी जगह नर्व ब्लॉकेजेस थे, जिसके चलते उन्हें इस कंडीशन का सामना करना पड़ा था। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जो कुछ साल पहले अपने 2 पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता था, वो आज के टाइम में अपने पोते के साथ पूरे शहर में ट्रैवल कर उसका साथ देता है? हमारा ह्यूमन स्पिरिट कुछ इस तरह से ही फॉर्म हुआ है कि जब सारी उम्मीद खत्म हो जाती है तब हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे सब कुछ बदल जाता है। दुष्यंत किसी भी हाल में नहीं चाहते थे कि उनके पोते का टैलेंट बर्बाद हो और इसलिए उन्होंने अपनी बीमारी से ऊपर उठकर अपने पोते का साथ देने का फैसला किया। इस मेहनत और विल पावर का असर उनके पोते के डेवलपमेंट में बहुत अच्छे से दिख रहा था। दुष्यंत के रहते आरव को कभी भी अपने माता पिता की कमी महसूस नहीं हुई और अपने पोते के प्यार की वजह से दुष्यंत ने अपनी बीमारी से बहुत अच्छे से रिकवर किया। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी इंसान अपनी लाइफ में हमेशा के लिए विनर बनकर नहीं रह सकता। अपने शहर के स्पोर्टिंग इवेंट्स और ओलंपियाड्स में हर बार जीतकर आरव को उस फीलिंग की आदत हो गई थी। उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था और उसे हार का मतलब अभी तक नहीं पता था। इमेजिन कीजिए कि आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स टीम इतनी स्ट्रांग है कि दुनिया में कोई और उसे हरा नहीं सकता। ऐसे में आपके मन में एक थॉट बैठ जाता है कि आपकी टीम कभी नहीं हारेगी और आपका वर्ल्ड व्यू एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता रहता है। लेकिन अगर ऐसे में किसी तरह से आपकी टीम हार जाए तो आप रिजल्ट को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। आप सोचते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता और आपके मन का वहम बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। लेकिन असल में लाइफ का सच भी यही है। हर कोई हर वक्त जीत हासिल नहीं कर सकता। कोई भी वजह हो, कोई भी कंडीशन हो, समय आने पर हर किसी को हम्बल होकर हार को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। आखिरकार आप हार से अपनी कमियों के बारे में सीखते हैं और अपनी स्किल्स में बदलाव लाते हैं। लेकिन ये सिनेरियो जितना आसान लगता है उतना असल में है नहीं। रियल लाइफ में आपका हार की तरफ रिएक्शन ही इतना स्ट्रांग होता है कि आप उससे कुछ सीखने की बजाय एक नेगेटिव रोड की तरफ चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ आरव के साथ भी होने को था। इस बार आरव को द्वारका के एक स्कूल की इंटर स्कूल रेस में हिस्सा लेना था और इस रेस में पूरे शहर के बेस्ट बच्चे हिस्सा ले रहे थे। लेकिन इन सभी को आरव ने कभी ना कभी किसी ना किसी इवेंट में हराया था और इसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। बिना उस इवेंट में उतरे ही उसे लग रहा था कि वो एक बार फिर से सबको हरा देगा और जीत हासिल कर लेगा। लेकिन आरव का ये ओवर कॉन्फिडेंस इस बार उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनकर सामने आने वाला था। दुष्यंत ने आरव को बहुत बार समझाने की कोशिश भी की कि वो अपने राइवल्स को हल्के में ना ले और रेस में अपना पूरा एफर्ट डाले। लेकिन इस पर आरव का कहना था
कि वो इस वक्त ऐसी फॉर्म में था कि उसे अपने पूरे स्किल्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने आधे एफर्ट के जरिए ही इन सबको हरा सकता है। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। आरव ने इस रेस में अच्छी शुरुआत करते हुए लीड बनाई और सभी को लग रहा था कि वो एक बार फिर से जीत हासिल कर लेगा। लेकिन खुद को ज्यादा एक्सर्ट करने की वजह से बीच रेस में उसका पैर मुड़ गया और वो बुरी तरह से ग्राउंड पर गिर गया। उसके पैर में एक दर्दनाक मोच आ गई थी, जिसके चलते वो इस रेस को पूरा भी न कर सका। जैसे ही आरव रनिंग ट्रैक पर गिरा, उसके दादा दुष्यंत उसकी तरफ जोर से भागते हुए आए। दुष्यंत जब वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनके पोते के पैर और हाथ दोनों छिल गए हैं और उनमें से बहुत खून निकल रहा है। ट्रैक पर मुंह के बल गिरने की वजह से आरव के चेहरे पर भी चोट आई थी और वो दर्द से जूझ रहा था। लेकिन उसके कंपोजर में एक बात काफी अलग थी। ट्रैक पर गिरकर चोट खाने के दर्द से ज्यादा आरव की आंखों में हार का दर्द था। उसे इस बात का दुख नहीं था कि उसके शरीर में इतनी तकलीफ हो गई है। उसे इस बात का गुस्सा था कि वो उस रेस को जीत नहीं पाया और यही बात उसने अपने दादा से ट्रैक पर कही। वो फिर से उठना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। जैसे ही फिनिश लाइन का रिबन टूटा, उसकी ये कोशिश और चमक भी गायब हो गई। उसका चेहरा उतर गया और इस छोटे से मोमेंट में ही उसको महसूस हुआ कि हारने का दर्द क्या होता है। आरव के साथ कहीं ना कहीं उसके दादा को भी ये चीज पता लग गई थी कि उनका पोता हिम्मत हार गया था। ऐसा नहीं था कि उसका शरीर इन चोटों से रिकवर नहीं कर सकता था, लेकिन आरव के शरीर से ज्यादा उसकी मेंटल स्टेट पर हार का असर हुआ था। दुष्यंत ने तय किया कि वो अपनी ट्रेनिंग दोबारा शुरू करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें भी अभी अंदाजा नहीं था कि ये हार आरव के साथ कितने लंबे समय तक रहने वाली थी। आरव को हारते हुए देख स्कूल के सारे बच्चे और टीचर्स भी शॉक में थे। आखिरकार दिल्ली का वंडर बॉय ऐसे कैसे हार सकता है? क्राउड के शोर के बीच आरव के मन में एक बैटल चल रही थी। उसने कोशिश की कि वो अपने सपोर्टर्स की आंखों में देख सके और एटलीस्ट अपनी हार को एक्सेप्ट कर सके, लेकिन उस मोमेंट में आरव ऐसा ना कर सका। उसके अंदर शर्म के साथ एक डर भी बैठ गया, जिसके चलते वो नम हो गया और अपने दादा की गोदी में अपना मुंह छुपाने लगा। इस रिकवरी का रास्ता काफी लंबा होने वाला था और इसकी झलक हमें असली प्रॉब्लम से पहले ही देखने को मिल गई थी। तो फिर चलिए नेक्स्ट एपिसोड में जानते हैं कि कैसे आरव ने अपनी इस हार से रिकवरी ली और इसमें दादा दुष्यंत ने कैसे उसे विल पावर को समझने में हेल्प की। दोस्तों, हमने अक्सर स्पोर्ट्स में देखा है कि महान टीम्स या इंडिविजुअल प्लेयर्स से लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमेशा एक जैसी ही होती हैं। लोग चाहते हैं कि एक अच्छी टीम या एथलीट हमेशा अपने अपोनेंट को डोमिनेट करे और जीत हासिल करे। एक लंबे समय के लिए ये एक्सपेक्टेशन कुछ और ही रूप ले लेती है। बाहर से किसी भी स्पोर्ट को देखने वाला इंसान सोचने लगता है कि खेल को जीतने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगता। हमारी फेवरेट टीम तो हर किसी को ऐसे ही हरा देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर एक स्पोर्ट और लाइफ में जनरल तौर पर भी आपको हर रोज एक नया माइंडसेट लेकर मैदान में उतरना पड़ता है। ये चीज बाहर के लोगों को शायद उतनी अच्छी तरह से समझ नहीं आती, लेकिन जो एक्चुअल तौर पर उस खेल में पार्ट लेता है उसे ये बात बहुत अच्छी तरह से पता होती है। एग्जाम्पल के लिए हम 1990s और 2000s की ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की बात कर लेते हैं। अगर आप भी हमारी तरह एक बड़े क्रिकेट फैन हैं, तो आपको पता होगा कि इस एरा में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कितना ज्यादा डोमिनेंट था। हर टीम की स्ट्रेंथ को ऑस्ट्रेलिया की टीम से कंपेयर करके देखा जाता था। आप दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज हैं, ठीक है, लेकिन क्या आप रिकी पॉन्टिंग से बेहतर खेल सकते हैं? अच्छा, तो आप दुनिया के सबसे अच्छे फास्ट बॉलर हैं, लेकिन क्या आप ग्लेन मैग्रा के सामने अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं? अरे, आपकी ताकत आपकी स्पिन बॉलिंग में है।
लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट शेन वॉर्न की गेंदबाजी के सामने टिक सकता है? आप कोई भी पोजीशन नेम कीजिए, ऑस्ट्रेलिया के पास वहां दुनिया का सबसे अच्छा प्लेयर होता था और इसी कॉम्बिनेशन की वजह से उन्होंने 20 साल तक वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी जगह बनाई और हर टीम को बुरी तरह से हराया। इसका सबूत है कि उन्होंने 1999 से 2007 के बीच लगातार 3 वर्ल्ड कप्स जीते। क्या आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है? बता दें कि क्रिकेट वर्ल्ड कप हर 4 साल में केवल एक ही बार खेला जाता है और 4 साल का वक्त स्पोर्ट्स की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा नंबर है। 4 सालों में प्लेयर्स का करियर बन सकता है और खत्म भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया ने इन सब फैक्टर्स को ओवरकम करके 12 साल तक लगातार वर्ल्ड टाइटल्स जीते। इस टाइम को हम ऑस्ट्रेलिया की गोल्डन एज भी कहकर बुलाते हैं और हम समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ तभी होता है जब एक ही वक्त पर बहुत से एक्सेप्शनल प्लेयर्स एक साथ आते हैं और अपनी टीम को हर बार आगे ले जाते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहता। अगर हम 2007 के बाद की क्रिकेट को देखें तो हमें पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया के कितने सारे दिग्गज प्लेयर्स ने संन्यास लिया और कैसे उनकी परफॉर्मेंस में डिप आया। एक नई जनरेशन को लीड करते हुए नए प्लेयर्स सामने आए जिनके ऊपर अपनी प्रीवियस जनरेशन की सक्सेस का प्रेशर था। शुरुआत में उन्हें उन स्टैंडर्ड्स के साथ खेलने में दिक्कत जरूर हुई, लेकिन उन्होंने भी कुछ हद तक अपने लिए जीत का एक नया पैगाम स्थापित किया। इसी टीम ने अभी नवंबर 2023 में अपना 6ठा वर्ल्ड कप जीता है। हम इस एग्जाम्पल की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको पता लग सके कि हर टीम या एथलीट हमेशा टॉप पर नहीं रह सकता। कभी ना कभी ऐसा वक्त जरूर आता है जब उन्हें भी हार का सामना करना पड़ता है और उनका आने वाला सक्सेस या फेलियर इस बात पर डिपेंड करता है कि वो इस समय में कैसा एटीट्यूड रखते हैं। अगर वो निराश होकर हार मान लें तो उनका आने वाला टाइम भी बर्बाद हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर वो हार न मानकर अपनी विल पावर में यकीन करें तो टाइम के साथ वो अपने स्टैंडर्ड्स को एक बार फिर से खोज सकते हैं और जीतने की राह पर वापस आ सकते हैं। ऐसा ही कुछ आरव को भी करना था। इतने लंबे समय तक टॉप पर रहने के बाद उसे लगने लगा था कि वो इनविंसिबल है, यानी उसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन एक गलती और चूक के चलते सब कुछ बदल गया और वो बिल्कुल शुरुआत पर आ गया। अब वो इस बुरे वक्त में क्या करता है, इसका असर उसके फ्यूचर पर सीधे तौर पर पड़ेगा। अगर वो केवल अपने पास्ट के बारे में सोचेगा और फ्रस्ट्रेटेड रहेगा तो यकीनन वो एक ही जगह बंद कर रह जाएगा। लेकिन अगर वो किसी तरह खुद को ये यकीन दिला सके कि लाइफ में हार की भी जीत के ही बराबर इंपॉर्टेंस है तो शायद वो एक बार फिर से कम बैक कर सकता है। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा होना काफी मुश्किल नजर आ रहा था। हार के बाद आरव की मेंटल कंडीशन पर काफी बुरा असर पड़ा था। ये चीज और भी ज्यादा खराब हो गई जब उसके एंकल और पैर का एक्सरे हुआ। आरव का एंकल बहुत बुरी तरह से घायल हुआ था और उसमें 2 जगह फ्रैक्चर्स थे। साथ ही साथ उसके घुटने पर भी काफी डीप कट्स थे जिनके निशान उसे हमेशा इस इवेंट की याद दिलाने के लिए काफी थे। डॉक्टर ने आरव को 6 महीने आराम करने की सलाह दी थी और उसके बाद भी वो हैवी स्पोर्टिंग इवेंट्स में पार्ट नहीं ले सकता था। ये रोड फिजिकल तौर पर जितना मुश्किल होने वाला था उससे कई गुना इसका इम्पैक्ट मेंटल अरीना में देखने को मिलने वाला था। दुष्यंत को ये बात काफी अच्छे से समझ आ गई थी। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पोते में खुद को देखा जब वो स्ट्रोक के बाद रिकवर कर रहे थे। बहुत से लोगों ने कहा था कि वो कभी भी बोल नहीं पाएंगे और उनकी नॉर्मल लाइफ अब कभी भी फिर से शुरू नहीं हो पाएगी। लेकिन इस सब के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे अपने शरीर को वापस नॉर्मल किया। उनके मन में आरव के लिए भी यही ख्याल था। वो जानते थे कि उनका पोता मेंटली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ऐसा झटका किसी को भी हिलाकर रख सकता है। उन्हें पता था कि आरव को रिकवर होने
और फिर से इवेंट्स में पार्ट लेने में काफी टाइम लगेगा। उसके एंकल की चोट को ठीक होने में काफी टाइम लगने वाला था और जब वो बेड रेस्ट कर रहा होगा तो ये जरूरी है कि उसकी मेंटल स्टेट का ध्यान रखा जाए। डॉक्टर से मिलने के बाद और आरव के पैर में प्लास्टर चढ़वाने के बाद दुष्यंत उसे घर वापस लाए। उन्होंने उसको अपने रूम में बैठाया और कुछ टाइम के लिए उसे अकेला छोड़ा। दुष्यंत ने तय किया कि अगले 1 महीने वो अपने पोते की मेंटल हेल्थ का ख्याल रखेंगे। अब अगर यहाँ किसी आम बच्चे की बात होती तो शायद उसके गार्डियंस केवल उसकी सेवा करते और उसके मन को रेस्ट में रहने देते, लेकिन दुष्यंत ऐसा नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि एथलीट्स अपने गेम से ज्यादा देर दूर नहीं रह सकते। उनके लिए जरूरी होता है कि वो अपने गेम के बारे में सोचते रहें, वरना वो बेचैन हो जाते हैं और उन्हें सुकून नहीं मिलता। दुष्यंत ने भी यही सोचा और तय किया कि वो अपने पोते की विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसे कुछ ऐसे लोगों की कहानी बताएंगे जिनसे वो कनेक्ट कर पाएगा और अपनी सिचुएशन से लड़ पाएगा। हर स्टोरी के साथ आरव को विल पावर का एक नया एलिमेंट पता लगेगा और वो खुद के बारे में बुरा फील करने की बजाय अपने गोल की तरफ कंसंट्रेट करेगा। आने वाले सेगमेंट्स में हम एक एक करके इन्हीं स्टोरीज के बारे में समझेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने समझा कि आरव का माइंडसेट किस पोजीशन में था और उसके दादा दुष्यंत उसके लिए क्या करना चाहते थे। उस हार के बाद से आरव का मन काफी विचलित था और उसका कॉन्फिडेंस भी काफी कम था। इसलिए उसके दादा ने अपना प्लान एग्जीक्यूट करने से पहले उसको चीयर अप करने की कोशिश की। उन्होंने आरव का फेवरेट मिल्क शेक बनाया और उसे ढेर सारे स्नैक्स की पार्टी दी। जब वो उसके रूम में एंटर हुए तो आरव दीवार की तरफ देख रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो ना कहकर भी बहुत कुछ कहना चाहता था। दुष्यंत उसके पास गए और उन्होंने आरव से बात करने की कोशिश की। आरव बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स और तुम्हारा फेवरेट मैंगो शेक लाया हूं। इसे जल्दी से खत्म कर लो ताकि हम कुछ जरूरी बात कर सकें। आरव कुछ नहीं बोला और शांत बैठा रहा। उसके चेहरे पर भी कोई खास रिएक्शन नहीं था। उसे देखकर लग रहा था कि वो लाइफ से हार चुका था और दोबारा कोशिश करना नहीं चाहता था। आरव ने इस कॉन्वर्सेशन को अवॉइड करने के लिए अपने हेडफोन्स लगा लिए और ऐसा प्रेजेंट किया कि वो गाने सुन रहा है। उसने सोचा था कि ऐसा करने से उसके दादा रूम से चले जाएंगे और उसे अकेले सोचने का टाइम मिल सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुष्यंत ने स्नैक्स को टेबल पर रखा और उसके बाद एक चेयर पकड़ी। वो उस पर बैठ गए और अपना फोन निकालकर गाने सुनने लगे। आरव ने देखा और सोचा कि दादा ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसने अपना कवर न तोड़ने का फैसला लिया और दोनों काफी टाइम तक ऐसे ही बिना कुछ बोले बैठे रहे। इस छोटे से इवेंट से हमें पता लगता है कि दुष्यंत के अंदर कितना सब्र था और वो अपने पोते को चीयर अप करने के लिए कितने एफर्ट्स डालने के लिए तैयार थे। अपने दादा को देखकर आरव ने फाइनली अपने हेडफोन्स को उतारा और पूछा, दादाजी, आप आखिरकार क्या करना चाहते हैं? मुझे पता है कि आप मेरी केयर करते हैं, लेकिन मुझे इस वक्त कुछ नहीं खाना। मुझे अकेले छोड़ दीजिए। और हाँ, मैं कोई भी गाना नहीं सुन रहा था। ये मैंने आपको यहाँ से जाने के लिए किया। इसके जवाब में दुष्यंत ने कहा, वो तो मुझे शुरुआत से पता है बेटा। अगर तुम असल में कुछ सुन रहे होते तो बार बार मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखते। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे मन में अभी क्या चल रहा है। तुम एक फाइटर हो और इस प्रॉब्लम से खुद ही लड़ना चाहते हो और मैं इस चीज की काफी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन इस बार ये जंग केवल किसी स्पोर्ट में जीतने की नहीं है। ये एक मेंटल बैटल है और इसे पार करने के लिए हमें साथ काम करना पड़ेगा। मैं तुम्हें किसी तरह की झूठी तसल्ली देना नहीं चाहता। हम रियलिटी के जितना करीब रहेंगे, हमें एक्शन लेने में उतनी ही आसानी होगी। ये सच है कि तुम हारे हो और तुम्हें ये एक्सेप्ट करना चाहिए। इससे भागकर कुछ नहीं होने वाला है। ये तुम्हारा सच है। लेकिन सच ये भी है कि इस हार के पहले तुमने कितनी बार जीत का स्वाद चखा है। शायद तुम खुद भी भूल गए हो, लेकिन ये मैटर नहीं करता। लोग वही याद रखते हैं जो उन्हें शॉक करता है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी रिकवरी रोड को खुद ही फॉर्म करो और वापस आकर प्रूव करो
कि एक हार तुम्हारा एंड नहीं हो सकती। इस काम को करने में मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। हमारी पार्टनरशिप जैसी फील्ड पर थी वैसे ही यहाँ पर भी रहेगी। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं केवल राजा बेटा वाला ट्रीटमेंट देने आया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल मैं एक प्लान लाया हूँ जिससे तुम्हारे मन को रिकवर होने में मदद मिलेगी। तुम्हारा शरीर तो न्यूट्रिशन और मेडिसिन से ठीक हो ही जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारे मन में डाउट रह गया तो फिर तुमको वापसी करने में काफी दिक्कत होगी। तो क्या कहते हो, क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो? आरव 15 सेकंड के लिए चुप रहा और फिर उसने कहा, दादाजी, मैं अपने फोन पर गाने नहीं सुन रहा था। मैं अपने फ्रेंड्स के मैसेजेस देख रहा था और उनमें मैंने एक कॉमन चीज देखी। वो सब मेरी चिंता करते हैं और चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द वापसी करूं, लेकिन उनमें से एक ने भी मुझे ऐसा रियलिटी चेक नहीं दिया। मैं जानता हूं कि वो मुझे अच्छा महसूस करवाना चाहते थे और मुझे उस हार से कुछ टाइम के लिए दूर रखना चाहते थे, लेकिन आप जानते हैं कि इसमें मेरा फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। मुझे खुशी है कि आप मुझसे सच कह रहे हैं। मैं आपकी बात मानने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। दुष्यंत के चेहरे की चिंता खुशी में बदल गई और उन्होंने अपने पोते को गले लगा लिया। अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले उनके मन में डर था कि अगर आरव उनकी बात मानना ही ना चाहे तब वो क्या करेंगे। वो उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते थे और इसलिए ही उनका सच कहने का फैसला काफी सफल साबित हुआ और अब दुष्यंत और आरव एक ही राह पर थे और इस रिकवरी रोड में साथ चलने के लिए तैयार थे। आरव ने अपने स्नैक्स खत्म किए और फिर अपनी दवा खाई। उसके बाद उसने अपने दादा से पूछा कि वो किस बारे में बात कर रहे थे। दुष्यंत ने अपना प्लान रिवील करना शुरू किया। उन्होंने कहा, बेटा, कई बार मन वो सारी चीजें करना चाहता है जो हमारे शेड्यूल में होती हैं और हमें डिफाइन करती हैं। अपनी खुद की पहचान से दूर रहना हर किसी के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमें कुछ चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं और एक चॉइस के साथ चलना पड़ता है। हमारे केस में तुम्हारे पास भी इस वक्त एक ही चॉइस है। तुम भले ही उठकर ट्रेनिंग में वापस जाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देगा। शरीर ठीक होने में अपना वक्त लगाता है और ये नेचुरल है, लेकिन इस वक्त अपने मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। और जब बात तुम्हारे जैसे एथलीट की हो तो शांत रहने से ज्यादा मन को फोकस्ड रखने की चुनौती सामने आती है। मेरा प्लान इसी चुनौती को एड्रेस करने के लिए बना है। जब तुम चलना शुरू करोगे तो खुद ही सारी चीजें कवर कर लोगे। तुम अपने जोन में रहते हुए खुद को दुखी या डीमोरलाइज होने नहीं दोगे, लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा है जरूरी है कि हम तुम्हें और तुम्हारे माइंडसेट को कुछ ऐसा मैटर दें जिससे तुम फोकस्ड रह सको। इसलिए मैंने सोचा है कि अगले 1 महीने हम कुछ दिनों के गैप में कुछ कहानियां डिस्कस करेंगे और ये कहानियां कहीं से भी नॉर्मल नहीं होंगी, लेकिन इन सब में एक कॉमन थीम जरूर मिलेगी। इनसे तुम्हें विल पावर की इम्पोर्टेंस का पता लगेगा। तुम एक ना एक दिन अपनी चोट से छुटकारा तो पा ही लोगे, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर लड़ने की और जीतने की वो शक्ति खत्म हो जाएगी तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। ये कहानियां अलग अलग फील्ड से होंगी जिससे तुम्हें ह्यूमन एंड्योरेंस के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्योंकि हम अपनी पहली कहानी अभी ही शुरू करने वाले हैं। आरव ने दादाजी की बात पर खुश होकर कहा, जी मैं तैयार हूँ। मुझे उम्मीद है कि इससे मुझे फायदा मिलेगा और मैं अपने डर को ओवरकम करने में सफल हो पाऊंगा। दुष्यंत भी आरव के इस जवाब से खुश होते हुए कहने लगे, बहुत अच्छे बेटा, मुझे तुमसे इस